तो वेलकम गाइस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि ओपन स्टैक के ऊपर बेस्ड है। और सभी लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि ओपन स्टैक को रिकॉर्ड किया जाए। जो हमने लास्ट टाइम सेशन किया था उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, और उस सेशन को थोड़ा और अच्छी तरह ऑप्टिमाइज, कंटेंट्स को ऑप्टिमाइज करके मैंने आज ये सेशन दोबारा से शुरू किया है। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें मुझे पता है क्लाउड के बारे में, मैं आपको सब कुछ बताऊँ, और आप लोग उस एक्सपीरियंस और उस नॉलेज का फ़ायदा उठा के आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने एक करियर पाथ में उसको यूज़ कर सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मतलब इस सेशन के रिगार्डिंग है, जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये सेशन हम बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग ओपन स्टैक या क्लाउड में बिल्कुल नए हैं तो आप डरे मत, ये सेशन आपके लिए है। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको और अच्छी तरह क्लैरिटी देने के लिए इस सेशन को हमने जो है हिंदी में रखा है, क्योंकि हमारी सारी ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग है एंड आई फील प्राइड कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। दूसरा, हम ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं किसी से लिए जा रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज याद रखें कि टाइम और रिसोर्सेज कभी फ्री नहीं होते हैं, ना तो आपका ना तो मेरा। तो मेरी कोशिश है आपको कुछ सिखाने की, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कुछ सीखने की। इसकी रिकॉर्डिंग को हम अपलोड करेंगे और यूट्यूब के चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप उसको कभी भी रेफर कर सकते हैं, आपको कभी भी अगर चेक करना हो तो, अगर आप कुछ भूल जाए या आपको रिफ्रेश करना हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब जस्ट कि हमें एक दूसरे को ज्यादा फोकस ना करके हमें कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने के लिए आए हैं। तो इस कंप्लीट कोर्स को मैंने जो है टोटली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट होगा क्लाउड बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक बातें बताऊंगा। हो सकता है कि आप शायद बोर भी हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर बताऊंगा कि ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर कैसा होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओपन स्टैक कैसे डिप्लॉय होता है, क्या क्या उसके डिप्लॉयमेंट के सिनारियोज होते हैं। देन उसके बाद मैं आपको लैपटॉप के ऊपर एक ओपन स्टैक की लैब इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और आप उस सेशन को फॉलो करके आप अपनी लैब भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट मॉड्यूल में हम, अगर लगता है हमें कि हम कोई कंटेंट या कोई ऐसा टॉपिक जो हमें रिफ्रेश करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज जो कंटेंट के अंदर नहीं है और आपको जरूरत है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 5 पार्ट्स में करिकुलम को डिवाइड किया गया है। तो मोटा मोटा बोले तो 5, आप कह सकते हो कि टोटल 5 या 6 क्लासेस होंगी इसकी, जो कि स्पेशली वीकेंड्स पे ही होती हैं, ठीक है। तो बिना कोई डिले किए शुरू करता हूँ। ओपन स्टैक हो या किसी भी तरीके की क्लाउड को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्लाउड को भी पढ़ने से पहले हमें 5 लेयर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग टेक्निकल लोग हैं, तो आपको ऑलरेडी आप इन 5 लेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कोई सर्वर या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी नई चीज बनती है, या एग्जिस्टिंग चीज भी जो चल रही है ऑलरेडी, जो सर्वर्स चल रहे हैं, तो ये 5 लेयर्स हमेशा सभी के लिए वैलिड हैं। और जब हम क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड में भी अगर हम अलग अलग फॉर्म्स की बात करते हैं, वहां भी ये 5 लेयर वैलिड है। इनमें से कोई भी लेयर जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती है। जस्ट उसको एक तरीके से डीकपलिंग कर दी जाती है। डीकपलिंग का मतलब ये है कि अभी हो सकता है कि वो 5 लेयर आपके पास हो, आपके कंट्रोल में हो, और गोइंग फॉरवर्ड उसमें से कुछ लेयर्स को कट करके किसी और टीम को दे दिया जाएगा। तो जो 5 लेयर होती है, कभी भी कोई नया सर्वर जब डिप्लॉय होता है या कभी कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो उसको जब कस्टमर के लिए डिप्लॉय करते हैं, जब कस्टमर उसको एक्चुअली यूज करने के लिए जाता है, तो सबसे पहला जो काम होता है, हमें चाहिए होता है सर्वर। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है किसी भी तरीके के एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए, वो होता है आपका फिजिकल सर्वर। फिजिकल सर्वर आपको प्रोक्योर करना पड़ता है। कस्टमर आपको, इन द सेंस कि कस्टमर, जो कस्टमर ने उसको परचेज किया है और जिसके लिए आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो कस्टमर पहले उसे परचेज करता है, प्रोक्योर करता है हार्डवेयर को, जिसमें हम जनरली बोलते हैं हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। सबसे पहले वो सर्वर खरीदता है, उस सर्वर को वो एक डेटा सेंटर में लगाता है, उस सर्वर को वो पावर ऑन करता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। डेटा सेंटर में स्पेस चाहिए होता है, डेटा सेंटर बिल्डिंग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाई लेवल पे बोलूँ तो आपको एक ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपको एक सर्वर चाहिए। उस सर्वर के ऊपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, या हो सकता है आप विंडोज सर्वर इंस्टॉल करें।
देन उसके ऊपर आप क्या करते हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं, देन उसके बाद आप कुछ ओएस रिलेटेड सेटिंग्स करते हैं। जैसे कि आप, हो सकता है कि आपने जो ओएस इंस्टॉल किया हो डीवीडी से वो पुराना हो और आपको लेटेस्ट अपडेट करना हो, तो आप उसका वर्जन अपडेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है आप उसमें यूजर क्रिएट करें, उसमें आप टाइम कॉन्फ़िगर करें, सिस्टम डेट, होस्ट नेम, बहुत सारी चीजें होती है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करें। तो ये बेसिकली आपकी ओएस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है जो कि आप करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इन लेयर्स को, कुछ लेयर्स को मैंने सेम कलर से रखा है और कुछ लेयर्स को मैंने अलग कलर से रखा है। सेम कलर से रखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओएस और ओएस कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक ही उसमें काउंट करता हूँ, ठीक है, कि जो पर्सन इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है जनरली वही बंदा इस ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन को भी करता है। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और वो सॉफ्टवेयर को जावा चाहिए या पाइथन चाहिए और वो भी स्पेसिफिक कोई रिलीज चाहिए कि आपको जावा 1.8 ही चाहिए, 8 अपडेट समथिंग, या आपको पाइथन 3.6 चाहिए या 3.7 चाहिए, तो ये सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो आपको रिजॉल्व करनी होती है। एंड देन फाइनल स्टेज में आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। जब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है तो ये कंप्लीट जो पैकेज है जो आप देख रहे हैं, ये 5 लेयर का जो पैकेज है, इसको हम सर्वर बोलते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कोई इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली ये सर्वर्स होते हैं, ठीक है। 5 लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप कभी भी मत भूलना। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी यही बात सेम बताया है कि ये 5 लेयर, आप चाहे क्लाउड में काम करें चाहे आप नॉन क्लाउड में काम करें, ये 5 लेयर हमेशा वैलिड हैं, ठीक है। इन्हीं 5 लेयर्स के डिस्कशन के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि क्लाउड को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्लाउड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। क्लाउड एक ओवर द नाइट, एक ऐसा कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो ओवर द नाइट आपके सामने आ गई है। क्लाउड कहीं ना कहीं से ट्रेडिशनल मेथड था जो हमारा, जो हम इंडस्ट्री में फॉलो करते आ रहे थे इतने सालों से, उसी के अंदर एडवांसमेंट किया गया और उस एडवांसमेंट को हम क्लाउड के नाम से जानते हैं। बहुत डिटेल में और बताऊंगा आपको। पहले हम बात करते हैं एक डेटा सेंटर की। कभी भी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है किसी भी कस्टमर के लिए, तो उसके लिए आपको फिजिकल लोकेशन की जरूरत होती है। अगर आज की डेट में अगर जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके यहाँ फॉर एग्जांपल एचआर होता है। एचआर के साथ आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपका मैनेजर परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। टाइम शीट होती है जो आप भरते हैं कि आप ऑफिस में कब कितना काम किया आपने। अटेंडेंस शीट होती है। तो आजकल क्या होता है कि हर चीज की एक वेबसाइट होती है। अब वो ट्रेडिशनल दौर तो है नहीं कि हर चीज रजिस्टर पे लिखी जाती है। हर चीज के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि सर्वर्स होते हैं, जो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जो 24/7 बिना रुके काम करते हैं। तो इन सर्वर्स, अब होता क्या है कि अब आपकी कंपनी के पास अगर हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सर्वर होगा, हर एक का एक अपना ऑब्जेक्टिव होगा। कोई टाइम शीट के लिए होगा, कोई एक्सपेंस बुकिंग के लिए होगा, एक्सपेंस रिइंबर्समेंट के लिए होगा, कोई आपका क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपकी कोई वेबसाइट होगी। हो सकता है कि आपकी कंपनी का खुद का कोई कैटलॉग हो, कंपनी की खुद की अपनी वेबसाइट हो, इंटरनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी वेबसाइट होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सभी को डेटा सेंटर चाहिए होता है। उस डेटा सेंटर्स में बेसिकली वो अपने सर्वर्स प्लेस करते हैं और वो सर्वर्स कॉन्टिन्यूसली रन करते हैं। तो डेटा सेंटर एक फिजिकल लोकेशन होता है, आपको फिजिकल हार्डवेयर खरीदना होता है। उसके बाद आपको उस डेटा सेंटर के अंदर अपना सर्वर रखना होता है। उसके बाद आपको उसको साथ में स्टोरेज भी देना होता है और नेटवर्क भी प्रोवाइड करना होता है। देन ओनली आप उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे आप कुछ डेटा सेव कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के साथ ही क्लाउड की भी एडवांसमेंट शुरू हुई आज से 11-12 साल पहले। जो ये प्रॉब्लम तो एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूंगा। बेसिकली क्या है कि आप अगर देखें कि आपको अगर कोई भी नया सर्वर बनाना हो, कोई भी नया एप्लीकेशन डिप्लॉय करना हो, तो आपकी जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो होती है फ्रॉम लेयर वन, और लेयर वन होता है आपका हार्डवेयर। इसका मतलब है कि आपको एक डेटा सेंटर चाहिए। डेटा सेंटर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उस डेटा सेंटर के अंदर आपको एक और सर्वर ऐड करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपका जितना भी कैपेसिटी बढ़ता जाता है फ्यूचर में, अब आपके लिए स्केल आउट कितना मुश्किल चैलेंजिंग होता है, ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं जो लोग डेटा सेंटर्स में काम करते हैं। कि अगर एक डेटा सेंटर में आपने ऑलरेडी एक रैक भर रखी है, रैक एक तरीके से एक अलाइनमेंट होता है जिसके अंदर आपके डिवाइसेस रखे जाते हैं, आपके सर्वर, स्विचेस और क्या कहते हैं राउटर्स, ये सारी चीजें
रखी जाती हैं। तो आपने एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर आपने सारी चीजें रखी हुई हैं, अब आप उसमें और कोई नया एडिशन कर रहे हैं, बिकॉज कभी भी फ्यूचर जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे नंबर ऑफ सर्वर्स इंक्रीज होते हैं, कभी भी डिक्रीज नहीं होते हैं। क्योंकि जितना आप देख रहे हैं आजकल मोबाइल एंड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स का इतना ज्यादा प्राइस हुआ है कि अभी हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। तो हर चीज ऑनलाइन होने का मतलब ये है कि हमें एक डेटा सेंटर चाहिए। जो कंपनी उस सर्विस को प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी को एक डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। तो डेटा सेंटर को बनाना एक सबसे टफ काम होता है, और उस डेटा सेंटर को इस्तेमाल करना वो उससे बड़ा टफ काम होता है। कैसे? अब हम देखते हैं कि अगर हम क्लाउड की, मैं आज बात नहीं कर रहा, मैं आज सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ क्लाउड के बारे में कि हम क्लाउड क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों क्लाउड की आज जरूरत पड़ी है हमें, और हमें क्लाउड से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है? तो आप देखें कि अगर एक डेटा सेंटर अगर हम बनाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने अगर एक ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट, आप में से बहुत सारे लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी सर्वर्स अपने हाथों से लगाए हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि डेटा सेंटर में क्या होता है। आपके एक रैक होती है, रैक में आप कई सर्वर रखते हो, एक से ज्यादा रखते हो। एक से ज्यादा क्यों रखते हो? बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी, की अगर एक सर्वर फिजिकली डाउन हो गया तो आप दूसरा सर्वर से आप अपना काम चला सकते हो। तो आप सर्वर्स रखते हो, आपको कुछ स्टोरेज चाहिए होता है जहां पे आप अपना डेटा रख सकते हो, जो भी आप लॉग्स या जो भी आपने कस्टमर डेटा, जो भी आप एंड डेटा रखते हो, वो सारी चीजें आप स्टोर करते हो। देन आपको चाहिए होता है नेटवर्क, उस नेटवर्क के थ्रू आप उस सर्वर को एक्सेस करते हो फ्रॉम आउटसाइड। तो सर्वर तो एक डेटा सेंटर में कहीं रखा हुआ है किसी एक लोकेशन पे, लेकिन उसको जो यूजर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी वो अपना मोबाइल या अपने लैपटॉप के थ्रू वो वेबसाइट एंटर करते हैं, वो सीधा आपके सर्वर पे आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा सेंटर के अंदर नेटवर्किंग एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है। तो आपको स्विचेस, राउटर्स एंड फायरवॉल्स, ये भी आपके फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आपको जरूरत होती है एक डेटा सेंटर के अंदर। अब अगर हमें एक डेटा सेंटर बनाना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए? सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, आपको मतलब कस्टमर को, जो जिसका डेटा सेंटर बन रहा है, ठीक है। तो हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा कस्टमर को। सबसे पहले हार्डवेयर में क्या क्या होता है? सर्वर होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, फायरवॉल होता है, लोड बैलेंसर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस कर रहे। इसके बाद क्या होता है? आपको एक जरूर लैंड की जरूरत होती है, एक ऐसी जमीन चाहिए होती है, एक बिल्डिंग चाहिए होती है जिसके अंदर आप अपना डेटा सेंटर बना सको। फिर आपको चाहिए होती है पावर सप्लाई, बिकॉज आप जब सर्वर चलाओगे तो उनको कंटिन्यूअसली पावर मिलनी चाहिए। अब आप सिर्फ एक मेन पावर सप्लाई के भरोसे नहीं रह सकते हो, बिकॉज किसी भी रीजन से आपका पावर आउटेज होता है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास कोई यूपीएस सप्लाई होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो हम लोग ज्यादातर क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने पास क्या करते हैं, वो इन्वर्टर सप्लाई, डीजी सेट या जो भी मतलब यूपीएस के थ्रू वो प्रोवाइड करते हैं। देन सर्वर्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कूलिंग। अगर आपके सर्वर्स के टेम्परेचर अगर राइज कर जाते हैं तो आपके सर्वर जो है वो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। वो हो सकता है कि वो क्रैश भी कर जाए, क्योंकि हीट के बढ़ने से, और सर्वर ऑलरेडी प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको अपने हार्डवेयर को कूलिंग करना पड़ता है, तो आपको उसको कूलिंग के लिए अरेंजमेंट करना होता है। देन आपको एक रैक की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर आप अपने हार्डवेयर को माउंट करते हो। फिर आप कमीशनिंग करते हो, जिसको कि हम कमीशनिंग, हार्डवेयर कमीशनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये सब चीजें होती हैं आपकी कैपेक्स, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, की आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको एक बार डेटा सेंटर बनाना है। आपने एक बार डेटा सेंटर बना लिया, देन उसके बाद क्या होगा, आपको उस डेटा सेंटर को रन करना होगा। अब जब आप उसे रन करोगे तो आपको उसके लिए कुछ ओपेक्स लगेगा, उसके अंदर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर लगेगा। अब ओपेक्स के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं। आता है आपका मॉनिटरिंग। आपने जो डेटा सेंटर बनाया उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई उस डेटा सेंटर को डिस्ट्रॉय ना करे, कोई अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना करे। देन आपके सर्वर्स प्रॉपरली चल रहे हैं, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कोई सर्वर जो है क्रैश ना हो जाए। अगर क्रैश होता है तो उसको इमीडिएटली, पार्ट अगर फॉल्टेड होता है तो उसको रिप्लेस किया जाए। देन स्केल इन एंड स्केल आउट भी करना होता है आपको। ऑपरेशनली आप मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस का पीक सीजन है, आपको ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको स्केल आउट भी करना होता है, स्केल इन भी करना होता है। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, आपकी कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है, तो आपको नंबर ऑफ सर्वर्स डिक्रीज भी करने होते हैं, डीकमीशन भी करने होते हैं। तो ये सब चीजें, उसके साथ साथ आपको डिजास्टर रिकवरी भी सोचना पड़ता है, बिकॉज आपने एक फिजिकल लोकेशन पर एक डेटा सेंटर बनाया। अब हो सकता है कि उस डेटा सेंटर, उस लोकेशन पे कोई इश्यू आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, या हो सकता है वहां पे कोई किसी तरीके का कोई अटैक हो जाए। तो उस केस में आपको एक डिजास्टर साइट बना के रखनी पड़ती है कि आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करता रहे। अगर वहां पे अगर कुछ इश्यू होता है तो आप अपने ट्रैफिक को माइग्रेट कर दो किसी और जगह, किसी और लोकेशन पे।
तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं जब आप फिजिकली एक डेटा सेंटर बनाते हो, और ये ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट सिनारियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नया नहीं है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में इतने सालों से होता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको कुछ चीजें थोड़ी सी पेनफुल लगती हैं, अगर आपने काम किया तो आपको बिल्कुल पता होगा कि एक डेटा सेंटर में सर्वर लगाना कितना टाइडी काम होता है, बहुत लंबा काम होता है, बहुत दिन लग जाते हैं उसको पावर अप करना, कुछ इश्यूज हो, देन उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करना। अब हम बोलते हैं कि एक इंडस्ट्री है, मान लेते हैं हम किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। तो हर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उनको होस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई सर्वर डिप्लॉय होगा किसी डेटा सेंटर के अंदर। अब कंपनी को एक डेटा सेंटर बनाना पड़ता है, तो कंपनी अपने इन हाउस जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए वो अपना एक पर्सनल डेटा सेंटर बनाते हैं, जो अपने ऑफिस के किसी एक प्रेमिसेस लोकेशन पे वो लोग बना देते हैं, और उसके अंदर वो सर्वर्स डाल देते हैं। उन सर्वर्स के ऊपर फिर आप अपने एप्लीकेशन डालते हो। अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी एक एप्लीकेशन में काम करते हो, तो आप अगर इतने सालों से काम करते आ रहे हो, तो आपने ये देखा होगा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम लेयर वन। आपको लेयर वन से सारा काम करना पड़ता है। आपका जो R&D होता है, जो आपको प्रोडक्ट बना के देता है, सॉफ्टवेयर जो बना के देता है, वो भी डेवलपमेंट जब शुरू करता है तो वो हार्डवेयर से शुरू करता है। टेलीकॉम और बैंकिंग ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हार्डवेयर को लेके। इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि आप अपने हार्डवेयर का एक आप ये समझ लो कि आप एक सिंगल पार्ट भी रिप्लेस नहीं कर सकते बिना आप अपने एप्लीकेशन PDU के रिकमेंडेशन के बिना। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हार्डवेयर होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखो कि आपकी जो डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, ऑपरेशंस है, वो सब कुछ लेयर वन से शुरू होता है, और एक टीम जो उस पर काम करती है वो हर चीज एंड टू एंड ओन करती है। अब उस टीम को अगर एक्सपैंड करना है तो उसको अपना एक फिजिकल सर्वर बनाना होगा, एंड देन फिर वो अपना काम शुरू करना होगा, जो कि वो करते हैं डिप्लॉयमेंट का। तो जो 5 लेयर है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो 5 लेयर्स आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब ये मैंने आपके सामने जो ये डायग्राम प्रेजेंट किया है, इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डेटा सेंटर को चलाना, मैनेज करना आसान काम नहीं होता है, बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। प्लस जो एप्लीकेशन चलते हैं उनको भी स्केल आउट और स्केल इन करना रन टाइम पे बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है, आपको पूरा हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, और आपको एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपका स्केल आउट का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा चला जाता है। अगर मानते हैं कि आज आपका आफ्टर 10 डेज आपको हाई ट्रैफिक आने वाला है आपके सिस्टम पे, और आपके पास कैपेसिटी नहीं है, हार्डवेयर कैपेसिटी, तो क्या होगा? इन दैट सीजन आपका वो लॉस होगा, बिजनेस लॉस। आपके पास विद इन 10 डेज ऑप्शन नहीं होता है कि आप इमीडिएटली एक हार्डवेयर को प्रोक्योर करो और उसको इंस्टॉल करके, कमीशन करके, आप उसके ऊपर एप्लीकेशन डाल के अपना एप्लीकेशन एक्सपैंड कर दो। बहुत टफ काम होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज से 10 और 11 साल पहले जो है, टेक्नोलॉजी जो लीडर्स हैं और जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया। उनका ये कहना था कि ये जो प्रोसेस है हार्डवेयर को प्रोक्योर करना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्डवेयर में ये होती है कि आफ्टर 2 और 3 इयर्स वो आउटडेटेड हो जाता है, तो आपको फिर दोबारा से हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, नया हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस को क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक इस तरीके का पूल फॉर्म करें, एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाएं जिसके अंदर की कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्डवेयर से रिलेटेड खत्म हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर है, उसकी जो फर्स्ट लेयर है, फिजिकल लेयर, क्या हम उसको अलग कर दें, और अलग करके सारे जितने भी हैं सबको एक जगह लेकर आ जाएं, सबकी फर्स्ट लेयर को। मतलब ये IT, आपका फाइनेंस, आपका क्या कहते हैं, टाइम शीट है, आपके HR है, आपका मैनेजमेंट है, आपके अटेंडेंस है, आपके जो भी चीजें हैं, सबके जो सर्वर्स हैं फिजिकली जो नंबर वन से शुरू कर रहे हैं, क्या हम उन सबको कॉमन कर दें? कॉमन करके हम एक कॉमन पूल बना दें। एक ऐसा पूल बनाया, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी मैं आपको क्लाउड नहीं दिखा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअली आप सोचो कि एक ऐसा पूल बनाया जा सके, एक ऐसा पूल हो जिसमें से आपको जब जरूरत हो आप एक अपना एक सर्वर बना सको, और वो भी ऑन डिमांड एट द रन टाइम। आपने बोला मुझे अभी एक सर्वर चाहिए, और आपको विद इन 2-3 मिनट एक सर्वर आपके सामने तैयार हो गया। तो आप सोचो कि जो आपका जो टाइम पीरियड था वो कितना कम हो गया ड्रास्टिकली। एक टाइम था जब आपको 1 महीना लग जाता था एक एप्लीकेशन को एक्सपैंड करने में, अब आपके पास एक सर्वर ऑलरेडी अवेलेबल है, अब उसके ऊपर से आप काम शुरू कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है, क्लाउड को बनाया गया। अब क्लाउड जो है वो, हम समझते हैं कि क्लाउड इज नॉट अ प्रोडक्ट,
क्लाउड एक प्रोडक्ट नहीं है, क्लाउड एक डोमेन है, एक बहुत बड़ा डोमेन है। और आज की डेट में जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाउड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग काम कर रहे हो वो आपको नहीं पता होगा, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्लाउड के ऊपर ही काम कर रहे हो। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। क्लाउड जो है हमें क्या देता है, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक इंडस्ट्री, एक कंपनी का मालिक हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, तो वो जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स ने अगर क्लाउड के ऊपर, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अपने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पे माइग्रेट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग, कस्टमर को बेनिफिट क्या मिलता है। देखो, क्लाउड कस्टमर को क्या देता है, क्लाउड कस्टमर को 3 तरीके की सर्विस देता है। बेसिकली वो सर्विस देता है, प्रोडक्ट नहीं देता है। तो जब आप क्लाउड पे काम करते हो तो क्लाउड पे आपको सर्विस मिलती है। सर्विस कैसी मिलती है? जो सबसे पहली सर्विस आपको मिलती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो कि मुझे एक सर्वर चाहिए, अगर आप किसी एप्लीकेशन टीम से हो और आपको कहा जाए कि आप अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, तो आप सबसे पहले बोलते हो मुझे एक सर्वर चाहिए जो डेटा सेंटर में होता है और उसके ऊपर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन दी जाती है कि ये आपका सर्वर, ये फिजिकल सर्वर नहीं है, ये वर्चुअल सर्वर है। जैसा आपको फिजिकली सर्वर दिखता था जब आप लॉगिन करते थे, मतलब फिजिकल का मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, बिकॉज आप वर्चुअल को देख नहीं सकते, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपको सर्वर की गुई दिखती थी कंसोल की, ऐसा ही सेम टू सेम डिक्टो वर्चुअल मशीन आपको मिल जाता है। वर्चुअल मशीन में आपको क्या मिलता है, आपको फिजिकल सर्वर में क्या मिलता है, आपको फिजिकल सर्वर में मिलता है सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और नेटवर्क। यही सारी चीजें आपको वर्चुअल मशीन में मिलती हैं। वर्चुअल मशीन में आप बोलोगे मुझे 5 सीपीयू चाहिए, मुझे 10 सीपीयू चाहिए, मुझे 20 सीपीयू चाहिए। आपको ऑन डिमांड आप जितनी सीपीयू मांगोगे आपको उतना सीपीयू, आप जितना रैम मांगोगे उतना रैम, जितना आप स्टोरेज मांगोगे उतनी हार्ड डिस्क, और जितने आप नेटवर्क मांगोगे कि मुझे इस तरीके का नेटवर्क चाहिए, मुझे इस तरीके का नेटवर्क चाहिए, मुझे 3 नेटवर्क चाहिए, एक ट्रैफिक के लिए चाहिए, ओएनएम के लिए चाहिए, एक इंटरनल के लिए चाहिए, तो आपको 3 वीलैन बना के मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो आपको एक सर्विस मिल रही है। होता क्या है कि जब आप बोलते हो कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक लाइफ साइकिल के बाद आप कहते हो कि यार मेरे को इस वीएम की अब जरूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली सर्वर्स में होता है, कस्टमर कहता है कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये डीकमीशन करना है, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, आप अपनी वर्चुअल मशीन को टर्मिनेट कर देते हो। तो जब आप अपनी वर्चुअल मशीन को टर्मिनेट करते हो तो आपकी जो वीएम है वो डिलीट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो उसके रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज क्या थे, सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क और साथ में नेटवर्क, वो सारी चीजें वापस अपने पूल में चली जाती हैं और फिर उसको कोई और रीयूज कर सकता है और एक नई वीएम बना सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपने फिजिकली कहीं भी डेटा सेंटर में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा जो तरीका होता है, जो ऑफरिंग होती है क्लाउड की, वो होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है कि अभी जो मैंने आपको पिछला बताया, आपको बताया कि वर्चुअल मशीन मिल गई, वर्चुअल मशीन मिल गई तो आपने वीएम के ऊपर जो आप जो लेयर्स के वाले काम करते थे, वो जो 5 लेयर थी, तो आपको फिजिकल मिलती थी तो आप ओएस डालते थे, ओएस के बाद ओएस डिपेंडेंसी करते थे, ओएस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ऐप डिपेंडेंसी और देन ऐप करते थे। कंटेनर में क्या होता है, मैंने आपको कुबरनेटिस का सेशन भी दिया हुआ था। कंटेनर के अंदर आपको एक रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि ऑन द टॉप ऑफ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होस्ट का होता है, उस होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको एक लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। लॉजिकल क्यों? क्योंकि वो जस्ट एक छोटा सा एक डेडिकेटेड, आप कह सकते हो आपको ओएस मिल गया है, और बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। उसमें मतलब एक नॉर्मल आपके ओएस की तरह सारी चीजें नहीं होती हैं। उसमें आपकी सिर्फ वही चीजें होती हैं जो आपको एक ओएस को चलाने के लिए चाहिए होती है, और उसके ऊपर आपको जो भी चाहिए आपको ऑन डिमांड आप मांग सकते हो। आपको सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, क्या कहते हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डिपेंडेंसी। और क्या करते हैं, वो जो भी रन करता है एप्लीकेशन वो हमेशा होस्ट के थ्रू ही पास होता है। तो ये क्यूबरनेटिस का कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बताया था, इसका सेशन मैंने बहुत अच्छी तरह दिया था, एंड आई होप कि आप लोगों को वो समझ में भी आया था। देन तीसरा जो टाइप होता है जो क्लाउड ऑफर करता है वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये है कि आपको बना बनाया इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है,
आपको कोई डेटा सेंटर नहीं बनाना, कोई वीएम नहीं बनानी, कोई ओएस इंस्टॉल नहीं करना है, कोई डिपेंडेंसी नहीं करनी है, कोई एप्लीकेशन तक इंस्टॉल नहीं करना है। आपको सीधा सर्विस यूज करना है, और सर्विस क्या है? सॉफ्टवेयर जो आप ले रहे हो। अब एग्जांपल क्या है? ऑफिस 365। अगर आज की डेट में आप देखते हो, आप लोग अगर ऑफिस 365 आज की डेट में सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है? टीम्स हो गया, आपका आउटलुक हो गया, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं आपस में। आप कोई भी फाइल किसी को शेयर करते हो, ऑटोमेटिकली वो आपकी सेव हो जाती हैं स्टोरेज के ऊपर। तो सब कुछ रेडी टू यूज है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सॉफ्टवेयर भी कंपनी बना के दे रही है, आप सीधा सर्विस यूज कर रहे हो। बट ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, ये थोड़ी रेयर है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो जो कंपनी बना के बेच रही है, अब आपकी वो नीड नहीं है। आपको अगर ठीक है, आपके ईमेल्स कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन पार्ट है, तो आप ऑफिस 365 यूज कर सकते हो। बट अगर आप कोई एप्लीकेशन पे खुद काम करते हो, तो वो एप्लीकेशन तो आपको कोई कंपनी बना के दे नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि यहाँ पे यूजर्स थोड़े कम हो जाते हैं, टेक्निकल यूजर कम हो जाते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे भी आते हैं, जस्ट मैं ये फिनिश कर लेता हूँ। ठीक है? तो ये तीन तरीके की ऑफरिंग होती है जो कि क्लाउड देता है अपने कस्टमर को। ठीक है? अभी आप दो एंगल, एक ही पर्सपेक्टिव से देखो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कस्टमर। कस्टमर कौन है? जो उस क्लाउड को खरीद रहा है। ठीक है? आप अभी बीच में आप टेक्निकल लोग हो, तो आप टेक्निकल के लिए भी एक हम सेशन अभी बना रहे हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल लोग कहाँ प्लेस होते हैं। बट जब भी मैं बोलता हूँ कि आपका मतलब कि कस्टमर जिसने इस क्लाउड को खरीदा है, उसको कैसे तरीके से क्लाउड सर्विस मिलती है। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले सकता है वो, या वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले सकता है, या फिर वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास? ओपन स्टैक है। ओपन स्टैक बहुत फेमस है, जिसके ऊपर हम ये सेशन करने जा रहे हैं। Amazon का AWS EC2। EC2 आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। तो Amazon AWS जो है, आपका Amazon वेब सर्विसेज, वो एक क्लाउड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है। और वो प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है। वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी देता है, वो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी देता है, वो आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी देता है। तो Amazon जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो आपको तीनों टाइप की सर्विसेज देता है। अब आपको क्या चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओपन स्टैक एक प्योर एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। ओपन स्टैक कभी भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस नहीं दे सकता, क्योंकि ओपन स्टैक को बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए। क्यूबरनेटिस बनाया गया है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कभी भी क्यूबरनेटिस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस नहीं दे सकता। तो आप लोग ये बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली समझ लें। और अगर आपको कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करता है आज के बाद कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्या ये तीनों आपस में एक जैसे हैं, या फिर आपको लिंक करने की कोशिश करता है कि क्या क्यूबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो सकता है, तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए कि क्यूबरनेटिस कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल है ओपन स्टैक। तो ये दो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम पढ़ेंगे। क्यूबरनेटिस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ओपन स्टैक में आपको पढ़ाऊंगा। ये दोनों टेक्नोलॉजीज हैं क्लाउड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल रिस्पेक्टिवली। तो ये आप समझ लें अच्छी तरह। देन उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि डिप्लॉयमेंट के सिनेरियोज। क्योंकि ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टर्म्स ऐसे हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। और ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, इसमें कंफ्यूज होने जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बता रहा हूँ। यह सही। कृष्णा, एक बार यार पैस और ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस और इंफ्रा एज अ सर्विस में एक बार मतलब और बताओगे थोड़ा, मतलब क्या बेसिक फर्क था? क्यूबरनेट्स हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कंटेनर वाला जो हम बोल रहे हैं, हम्म। और ये तो समझ में आ गया मुझे। हम्म। बट मतलब मुझे एक मतलब दोनों में हमें प्लेटफॉर्म तो मिल ही रहा है, राइट? ये देखो, दोनों में एक्चुअली देखो, मैं आपको बताता हूँ। प्लेटफॉर्म वर्ड जब हम यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए बोल देते हैं। जनरली हम हम्म। प्लेटफॉर्म एक जेनरिक वर्ड है, ठीक है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की जब आप बात करते हो ना, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपका ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एक और वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। दो तरीके की टेक्नोलॉजी है जिनके ऊपर हमारी इंडस्ट्री के अंदर काम चला था पिछले 10 सालों में। सबसे पहले हमारा ओपन स्टैक आया था, जिसका जो कि आपका बेस्ट एग्जांपल है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हम फिजिकली जो सर्वर लेते थे,
उस फिजिकल सर्वर को हमने वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हमने कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ ओपन स्टैक। ओपन स्टैक जब मैं सेशन डिटेल में बताऊंगा तो मैं और चीजें इसके बारे में बताऊंगा कैसे हुआ था ये। जो फिजिकल सर्वर था उसका कन्वर्जन जब वर्चुअल मशीन में होता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप एक सर्वर लगाते हो फिजिकली जाके डेटा सेंटर में, तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल है आपका ओपन स्टैक, जो कि आपको वीएम प्रोवाइड करता है। ओपन स्टैक के अंदर आप क्या बनाते हो? वर्चुअल मशीन बनाते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की जब मैं बात करता हूँ, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि आपकी वीएम्स पहले से बनी हुई है। वीएम्स हो सकता है वो फिजिकल भी हो और वर्चुअल मशीन्स भी हो। आपकी मशीन बनी हुई है, उस मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डला हुआ है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसको कि हम बोलते हैं कंटेनर। उन कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब ये कि सब कुछ बना बनाया है, आप सिर्फ रन टाइम पे आप एक लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर यूज कर रहे हो, दैट इज कंटेनर, ठीक है। इसको कंटेनर एज अ सर्विस भी बोलते हैं क्यूबरनेटिस को। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म मतलब ये कि आपने हार्डवेयर भी बना लिया, आपने ओएस भी डाल दिया, आपने उसके ऊपर सब कुछ कर दिया, आपने आईपी भी कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। अब उसके ऊपर कोई भी आए और अपनी सर्विस आके रन कर दे, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी इनफैक्ट जी, मुझे समझ में आ गया, थैंक यू कृष्णा। एक बस ये था कि मतलब आप बोल रहे हो जैसे इसमें इंफ्रा एज अ सर्विस में ओएस नहीं डालेंगे हम, राइट? खाली वर्चुअलाइज हाँ, हाइपरवाइजर तक दे दिया हमने, राइट? आपको एक वर्चुअलाइज वर्चुअल एनवायरनमेंट मशीन करके मिल उसको जाती दे है। दिया, हाँ, राइट? हाँ, राइट। और पैस में हमने दिया कि ओएस भी हाइपरवाइजर के ऊपर, मतलब वीएम्स के ऊपर, ये समझ लीजिए ओएस भी डाल दिया, राइट? तो वो उसके ऊपर ओएस का वर्चुअलाइजेशन जो करेंगे वो पैस के ऊपर करेंगे, राइट? कंटेनर में जो हम हाँ, करते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। और इसका एग्जाम्पल क्यूबरनेटिस है, इसका बेस्ट ठीक है, एग्जाम्पल है क्यूबरनेटिस। ठीक, थैंक यू कृष्ण। हाँ, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड की डिप्लॉयमेंट। तो जो क्लाउड की डिप्लॉयमेंट होती है वो तीन तरीके से की जाती है। तीन तरीके से मतलब कि क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है, अब देखो दो चीज होती है, एक होता है क्लाउड का प्रोवाइडर और एक होता है क्लाउड का यूजर। दो लोग होते हैं, दो पार्टीज होती हैं बेसिकली। एक वो जो क्लाउड सर्विस देता है और एक वो जो उस क्लाउड सर्विस को इस्तेमाल करता है। तो अगर आप एप्लीकेशन से हैं तो आप मतलब क्लाउड के यूजर हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, आप क्लाउड दे रहे हैं किसी को बना के, तो आप क्लाउड के प्रोवाइडर हैं। अब क्या होता है कि तीन तरीके के प्रोवाइडर होते हैं। बेसिकली दो ही होते हैं, तीसरा तो मिक्स मॉडल है जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब ये कि जो मैंने आपके सामने अभी बोला, क्लाउड, क्यूबरनेटिस हो गया, ठीक है। क्यूबरनेटिस हो गया या ओपन स्टैक हो गया या Amazon का EC2 हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, चाहे कोई भी मॉडल हो आपका, वो आपका जो डेटा सेंटर है, मतलब ये कि जो उसका जो एक्चुअल जो फिजिकल लोकेशन है, वो कहाँ पे है, किसके पास है। अगर वो आपके अपने प्रेमिसेस में है, अगर आप कस्टमर हो और आपने क्लाउड से खरीदा है और वो डेटा सेंटर आपके प्रेमिसेस में आके बनाते हैं आप ही के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो वो होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर प्राइवेट क्लाउड परचेज किया, तो मैंने बोला कि मेरा जो क्लाउड सर्विस होगा, वो आप जो हार्डवेयर जो बनाओगे, क्योंकि कोई भी चीज तो स्टार्ट तो हार्डवेयर से ही होती है ना। ऐसा नहीं कि क्लाउड आ गया है तो आपका रोल थोड़ा शिफ्ट हो गया है, बट दैट डजंट मीन्स कि डेटा सेंटर खत्म हो गया। नहीं, डेटा सेंटर तो अभी भी है। डेटा सेंटर अब क्लाउड वाले के पास है। क्लाउड जो कंपनी है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके पास वो डेटा सेंटर है। वो उस डेटा सेंटर को कंट्रोल मैनेज सब कुछ करते हैं। आपको सिर्फ वो सर्विस देते हैं। आपको वीएम चाहिए, आप आओ और वीएम लॉन्च करो। प्राइवेट मोड में क्या होता है कि आपके अपने प्रेमिसेस के अंदर डेटा सेंटर बनाएगी वो कंपनी जो क्लाउड सर्विस दे रही है, और आप ही सिर्फ उसको इस्तेमाल करोगे, आप उसके मालिक होगे। मतलब ये कि आपका जो डेटा सेंटर जो बनेगा, जो क्लाउड का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म बनेगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा पब्लिकली। सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके ओनर रहोगे, उसका अकाउंट सब कुछ आपके पास होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रूली प्राइवेट क्लाउड। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे क्लाउड का डेटा सेंटर बनवाना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो डेटा सेंटर मेरे पास हो, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल जाता हूँ। अब मार्केट में हमारे पास देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक पब्लिक प्रोवाइडर्स तो ऑलरेडी हैं जिन्हें हम जानते भी हैं और बहुत फेमस है। कौन कौन से? Amazon का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, फिर आपका कहता है ओरेकल का OCI है, गूगल का GCP है। तो ये जो चार पांच जो बड़ी कंपनी है, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल ऑपरेटर से आपने सिम खरीदा, आप सर्विस यूज कर रहे हो, मोबाइल पे कॉल करते हो, किसी को भी बात करते हो।
पर आपका तो जो कंप्लीट जो नेटवर्क होता है, जो ये आपके टावर्स होते हैं और आपका क्या कहते हैं जो पीछे जो बैकएंड में सर्वर्स हैं, वो तो आप ओन नहीं करते ना। आपने तो कभी नहीं बोला ना किसी कंपनी को, अपने एयरटेल या वोडाफोन को या जियो को, कि मेरे घर में आके डेटा सेंटर लगाओ, मेरे घर में अपना सारा टावर लगाओ, मैं पब्लिक डोमेन को शेयर नहीं करूंगा, नहीं बोला ना आपने। दैट मीन्स कि आप पब्लिक सर्विस यूज कर रहे हो। इट इज जस्ट लाइक पब्लिक बस। आप पब्लिक बस में बैठ के जाते हो और आप अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाते हो, आप बस को ओन नहीं करते। तो दैट इज पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर। वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में। आपको वीएम्स चाहिए, आप एडब्ल्यूएस पे जाओ, आप एडब्ल्यूएस पे जाके आप अकाउंट बनाओ। आपको वो चार्ज करेंगे कि आप जितनी देर तक वीएम रखना चाहते हो, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको चार्ज करेंगे और आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो वर्चुअल मशीन कहाँ पे डिप्लॉय हुई है, उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है, वो वर्चुअल मशीन किस होस्ट पे डिप्लॉय हुई है, उसका डेटा सेंटर कहाँ है, क्या वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर भी किस स्टेट के अंदर है, उसके डेटा सेंटर पे कभी कोई अटैक तो नहीं होगा, अगर उसका डेटा सेंटर क्रैश हो जाता है तो क्या मेरी वीएम सेफ है या नहीं है, जो मैंने वीएम के अंदर डेटा रखा हुआ है क्या वो सेफ है नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं। लोगों के मन में सवाल आते हैं कि मैं पब्लिक सर्विस को यूज कर रहा हूँ, क्या वो सेफ है नहीं है मेरे लिए, क्या मेरा डेटा सेफ होगा नहीं होगा। तो दैट इज योर पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर। डेटा सेंटर हमेशा कंपनी ओन करती है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि अमेजोन। अमेजोन अपना डेटा सेंटर खुद रखता है, वो आपको सिर्फ सर्विस दे रहा है, आप अपनी वीएम लॉन्च करो। कस्टमर उसी डेटा सेंटर में सबके वीएम्स लॉन्च होते हैं। अब आप मान लो कि अगर आप भी वीएम लॉन्च कर रहे हो, आपके साथ आपका कॉम्पिटिटर अगर बिजनेस है वो भी लॉन्च कर रहा है, वो भी अगर सेम प्रोवाइडर के पास जा रहा है, तो इसका मतलब है सब लोग सेम डेटा सेंटर को यूज कर रहे हैं। फुली पब्लिक होता है, पूरी तरह से पब्लिक होता है, कोई प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो तीसरा मॉडल है वो हाइब्रिड है। ये कोई मॉडल नहीं होता है, ये बेसिकली आपके अपने ऊपर होता है कि आपने कहा यार मैं कुछ वीएम्स तो मैं अपने प्राइवेट क्लाउड पर रख देता हूँ, या मैं अपने ऑन प्रेमिसेस में रख देता हूँ फिजिकल अपने सर्वर्स के ऊपर, और कुछ मैं ले जाता हूँ क्लाउड के ऊपर। तो ये हो गया आपका मिक्स मॉडल, मतलब हाइब्रिड, कि आधी सर्विसेज यहाँ रख ली, आधी सर्विसेज वहां रख ली। तो ये कुछ कस्टमर्स करते हैं जिनको लगता है कि यार हम फुली कॉन्फिडेंट नहीं है पब्लिक डोमेन में जाने के लिए। अब आईटी और टेलीकॉम अगर आप देखोगे, टेलीकॉम हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, कितना सेंसिटिव डोमेन है ये। आपको लगता है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर या कोई भी बैंकिंग कस्टमर जो है, बैंक जो है, वो अपने डेटा सेंटर को किसी पब्लिक डोमेन में होस्ट कराएगा? बिल्कुल नहीं करा सकता है, बहुत क्रिटिकल चीजें होती हैं उनकी। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, हो सकता है वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट 10% 20% जो उनको लगता है कि नॉन क्रिटिकल है, नॉन मिशन क्रिटिकल है, वो उसको उठा के क्लाउड पे डाल सकते हैं प्राइवेट पब्लिक में। अब जो प्राइवेट वाला मॉडल है ना, प्राइवेट वाला मॉडल बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये फुली आपका सिक्योर होता है। आपके अपने प्रेमिसेस पे डेटा सेंटर है, तो आपको इतना श्योर है कि आपके सर्वर्स को कोई भी उठा के नहीं ले जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ जो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो बेसिकली क्या करती है, उन हार्डवेयर को यूज करके अपना सॉफ्टवेयर डाल के आपको क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है। तो आपको सेफ्टी ये होती है कि आपका डेटा सेफ है, कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन प्राइवेट का मॉडल आसान नहीं है, क्योंकि आप अगर अमेज़न से जाके बोलो कि मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, पर मेरी कंडीशन ये है कि आप मेरे प्रेमिसेस में डेटा सेंटर बनाओगे, अमेज़न विल सिंपली रिफ्यूज टू यू। वो तो मना कर देगा कि भाई मैं एक छोटे से कस्टमर के लिए क्यों डेटा सेंटर लेके जाऊं, मैं अपने प्रेमिसेस में डेटा सेंटर अपने मॉडल के अकॉर्डिंग होस्ट करता हूँ। आपके डेटा सेंटर में मैं जाके क्यों अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं, क्यों मैं अमेज़न प्राइवेट बनाऊं। बट अमेज़न प्राइवेट भी बनाता है, ऐसा नहीं है, बट वो बिग कस्टमर्स के लिए करता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स के लिए उसने डेडिकेटेड डेटा सेंटर्स बना रखे हैं। जैसे कि यूएस में उसने वहां की गवर्नमेंट के लिए स्पेशली डेटा सेंटर बनाए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ वहां की गवर्नमेंट ही यूज करती है। तो ऐसा नहीं है कि अमेजोन नहीं करता है। तो अमेजोन एडब्ल्यूएस भी हो सकता है प्राइवेट सर्विस ऑफर करे, पर वो सभी के लिए नहीं करता है, रेयरली बहुत कुछ कुछ कस्टमर्स के लिए करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक डोमेन में हर कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है। जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना आज की डेट में सेफ फील नहीं करते, हमें लगता है यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो हम प्राइवेट की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो प्राइवेट के लिए एग्जाम्पल्स भी चाहिए हमें ना, हमें ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कि जो हमें ये बता सके कि हाँ मैं अपने प्रेमिसेस के अंदर अपना खुद का क्लाउड बनाना चाहता हूँ। तो उस चीज के लिए हमारे पास आज से 11 साल पहले 2010 में क्या कहते हैं कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नासा ने, जो कि यूएस की क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट है, मतलब उनका जो अपना है वेंचर, और क्या कहते हैं उनके साथ साथ जो है ये आपका था, सॉरी लेट मी रिमेम्बर, थोड़ा थ्योरी है ना, तो हिस्ट्री यार थोड़ा वो होता है। नासा ने किया था शायद, और रैक स्पेस ने,
नासा और रैक स्पेस ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि हम एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाए कि वहां पे आपका वर्चुअली जो है डेटा सेंटर बनाए जा सके, वर्चुअल डेटा सेंटर्स बने जिसमें कि आप कभी भी ऑन डिमांड अपनी वीएम्स क्रिएट कर सको। इस प्रोजेक्ट को अमेजोन ने भी ज्वाइन किया था। अब आप देखो, अमेजोन ने उस टाइम पे ओपन स्टैक के प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, बट कुछ टाइम के बाद अमेजोन ने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया, और उसके छोड़ने के बाद साथ ही जो है वहां की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उसने भी अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया ओपन स्टैक का। और बाद में जो ओपन स्टैक प्रोजेक्ट था वो एक ओपन कम्युनिटी को चला गया, और वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बन गया, ओपन कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कोई भी वर्ल्ड वाइड जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, टेक्निकल्स हैं, सब मिलके अपना ब्रेन लगा के उस आर्किटेक्चर को डेवलप करें, और उसको फिर पूरे वर्ल्ड को कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो तब जाके हमारा ओपन स्टैक का जन्म हुआ था। तो ओपन स्टैक की तो बात मैं करूंगा, मैं ओपन स्टैक की बात मैं कल करूंगा, बट मैं आपको अभी तक सिर्फ कुछ बेसिक टर्म समझाना चाह रहा था। तो अब हम समझते हैं कि हमें क्लाउड क्यों पढ़ना चाहिए, आपको क्लाउड क्यों पढ़ना चाहिए। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको अचानक क्लाउड पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा सेंटर है वो मॉडर्नाइज हो गए हैं। अब आप ट्रेडिशनल मेथड में अगर आप जाते हो कि मैं एक पूरा सर्वर खरीदूंगा और सर्वर खरीद के मैं डेटा सेंटर लगाऊंगा और मैं ये सारे काम करूंगा, तो आप बहुत पीछे हो। वाई? बिकॉज देयर आर सो एडवांस टेक्नोलॉजी, ओपन स्टैक जैसी टेक्नोलॉजी या AWS जैसे पब्लिक डोमेन में क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जो आपके विद इन अ मिनट एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर देते हैं, और आप एक ट्रेडिशनल मेथड से एक सर्वर बनाने की बात कर रहे हो। तो कस्टमर को अपने जो वे ऑफ वर्किंग है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए क्लाउड पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो क्लाउड पे जाएगा तो उसका जो स्केलिंग कैपेसिटी है, एक्सपेंशन करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑन डिमांड वो कभी भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, डिप्लॉयमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्लाउड प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, आप क्लाउड प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप आर्किटेक्चर को समझना, कि जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, जो आपने ये क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका डिजाइन कैसा है, उसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे रन किया जाएगा, यूजर्स को कैसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। सर्विस का यूजर का मतलब होता है जो एंड यूजर, जो एप्लीकेशन ओनर्स होते हैं, जो उस क्लाउड को यूज करते हैं। तो जो क्लाउड के यूजर होते हैं ना, वो जनरली एप्लीकेशन ओनर्स होते हैं। आप जैसे इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तो आप किसी न किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो, तो पहले आप हमेशा जीरो से शुरू करते थे, आप हमेशा सर्वर आता था आपके पास और आप इंस्टॉलेशन शुरू करते थे। लेकिन आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या होता है, अब वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हट गया, अब उसकी जगह क्लाउड आ गया है। अब आप क्लाउड के ऊपर आप अपना काम करते हो, तो दैट मीन्स कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका जो तरीका है डिप्लॉयमेंट का, डेवलपमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अब बदल चुका है। अब दो तरीके के लोग इंडस्ट्री में हैं। एक तो वो हैं जो क्लाउड के प्रोवाइडर्स हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, और एक वो होते हैं जो क्लाउड के यूजर होते हैं, जो उसको यूज करते हैं। तो मेनली जो एप्लीकेशन वाले होते हैं वो यूजर होते हैं। अब एप्लीकेशन वालों के लिए देखो आसान क्या है, कि अभी उनको फोकस नहीं करना है कहीं भी, उनको हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है, उनको OS से भी अब कोई मतलब नहीं होता है। उनको तो सीधा सीधा अपने एप्लीकेशन से मतलब होता है कि मेरा एप्लीकेशन डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाएगा, काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले, कि मैंने प्लग किया और मैं सीधा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये होता है आपका क्लाउड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओपन स्टैक में आपको आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताए हैं क्लाउड के। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ ये मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। ये एक एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में देखो क्या होता है, कि पहले जो आप काम डेटा सेंटर का करते थे ना, वो आपके हाथ से चला गया है। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो मैं बार बार प्लेटफॉर्म वर्ड यूज करता हूँ ना, तो कंफ्यूज मत होना कि अरे प्लेटफॉर्म बोलता है तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कुबरनेटिस कहता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ओपन स्टैक कहता है। अब वो क्या है ना, कि हम प्लेटफॉर्म जेनरिक टर्म्स में बोल रहे हैं। इसीलिए अब जो पैस है ना, जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, उसको अब कैस बोलते हैं, कंटेनर एज ए सर्विस। तो ये थोड़ा ना कंफ्यूजन है, वर्ड प्ले है, तो इसमें आप इस ट्रिक में मत फंसना। ठीक है, अभी एक सेकंड में मैं थोड़ा आगे चला गया। तो इसके ऊपर क्या होता है, आप अपना VMs इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्चुअल मशीन जिसमें CPU होगा, रैम होगा, डिस्क होगा और नेटवर्क होगा। जितने भी VMs बनाने हैं, जितनी भी स्टोरेज चाहिए, जितने भी स्विच चाहिए, राउटर फायरवॉल चाहिए, सब कुछ आपको जो है क्या कहते हैं, क्लाउड के ऊपर मिलता है। तो दिस इज नोन एज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, तो
हाँ, चलो ये वाला भी डिस्कस कर ही लेता हूँ साथ में, क्योंकि ये वाली स्लाइड भी रिलेवेंट है। क्या होता है कि आप अगर ये देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में एडवांटेज क्या होता है, फायदा क्या है क्लाउड पे जाने का। क्लाउड पे जाने का फायदा ये है कि आपको फिजिकल हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ता, जमीन नहीं खरीदनी पड़ती है, पावर सप्लाई नहीं चाहिए, कूलिंग नहीं करनी है, कमीशनिंग नहीं करनी है, डिप्लॉयमेंट बहुत फास्ट है, स्केल इन स्केल आउट बहुत आसान है, ऑपरेशनल बहुत कम खर्चा लगता है, नो रिस्क ऑफ डिजास्टर हार्डवेयर फेलियर, वो जो आपको टेंशन ही नहीं है हार्डवेयर फेल होने की। हार्डवेयर फेल होगा तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो देखेगा। फुली वर्चुअल एनवायरनमेंट है, कोई भी फिजिकल आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपको सिंपल आपका क्या कहते हैं वीएम से काम शुरू होता है। तो ये एडवांटेज होते हैं हमारे क्लाउड के। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा जब हम ओपन स्टैक की बात करेंगे। ठीक है, हमारा सेशन मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे फोकस्ड है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए क्यूबरनेटिस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप कि आप वहां से रेफर कर सकते हैं आपको कोई भी डाउट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पे ही हमारा फोकस होगा, और इसके अंदर मैं आपको ओपन स्टैक बताऊंगा। ओपन स्टैक मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि क्लाउड कहते किसे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है ना, मैं जितने लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो कोई भी ना क्लाउड का डेफिनेशन नहीं बता पाता है, या जो बताता है वो रटा रटाया को इंटरनेट से जो पढ़ के वो रटा रटाया बताता है। इसमें रटने जैसी कोई चीज नहीं है। क्लाउड कुछ भी अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा आप कह सकते हो एक ओशियन है, एक लेक है, जिसके अंदर से आप कभी भी आप अपनी जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को आप अभी साइड कर दो, क्योंकि वो थोड़ा रेयर रेयर एग्जाम्पल है उसके। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये दोनों चीजें आप कभी भी ऑन डिमांड मांग सकते हो। तो आप क्या करते हो, ऑन डिमांड रिसोर्सेज मांगते हो और आपको इमीडिएटली मिलता है, और जब आपका काम खत्म हो जाता है उसके बाद आप उसको रिलीज कर देते हो और वो वापस अपने पूल में चला जाता है। तो दिस इज क्लाउड, इसको क्लाउड कहते हैं। क्लाउड एक डोमेन है, क्लाउड डोमेन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्यूबरनेटिस एक एग्जांपल है, ओपन स्टैक एग्जांपल है, Amazon का AWS एक पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है, Amazon का EC2 आपका एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। क्या कहते हैं, एज्योर है जिसपे आप VM लॉन्च करते हो, माइक्रोसॉफ्ट है का एज्योर हो गया आपका, गूगल का GCP हो गया, OCI है। सब लोग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देते हैं। तो आप वहां पे एक सर्विस लेते हो, और वो सर्विस का एक टाइम पीरियड होता है। आप जब भी उस टाइम के बाद उसको रिलीज करोगे, टर्मिनेट करोगे, आपकी वो रिसोर्सेज वो वापस चली जाती है उस पूल के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर की बात कर लेते हैं। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है मेरे से। ओके, किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना? इंटरेस्टिंग। बेसिकली आपका ना वो क्यूबरनेटिस वाला सेशन पड़ा हुआ है ना, तो इट वाज मोर और लेस सेम काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्यूबरनेटिस मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि क्यूबरनेटिस एक पैरेलल टेक्नोलॉजी है, ओपन राइट स्टैक राइट एक टेक्नोलॉजी है। ये सब मतलब एक पेरेंट, जो उन सब का पेरेंट क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड एक पेरेंट है राइट। जिसके बहुत सारे चाइल्ड हैं। ओपन स्टैक भी एक एग्जांपल है, कुबरनेटिस भी एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी पैरेलली और भी बहुत सारी चीजें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चल रही हैं। ठीक है, ओपन स्टैक तो आपका ऐसा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो अब बहुत ज्यादा कॉमन से भी कॉमन हो चुका है। आज की डेट में आप ये समझो कि Amazon AWS पे तो मतलब एक बच्चा भी आराम से वीएम लॉन्च कर सकता है, अगर उसको मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, तो वो इजीली जाके वहां पे ग्राफिकल मेथड में एक वीएम क्रिएट कर सकता है। बट वीएम क्रिएट करना इज नॉट अ बिग टास्क। आपको ये पता होना चाहिए कि वो वीएम आप क्यों बना रहे हो। वीएम को बनाने से पहले ट्रेडिशनली उस वीएम को कैसे डिप्लॉय किया जाता था, कैसे लोग डेटा सेंटर में जाते थे, वहां पे सर्वर बनाते थे, सर्वर को बना के फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करते थे। जब उसको कैपेसिटी को इंक्रीज करना होता था तो कितना पेनफुल होता था। कस्टमर जो है वो इमीडिएटली उसको एक्सपैंड नहीं कर पाता था, कॉस्टिंग और बहुत सारी चीजें आती थी। टाइम टू क्या बोलते हैं, टाइम टू मार्केट। तो TTM जो वर्ड होता है कि टाइम टू मार्केट, वो आपका बहुत ज्यादा था उस समय, किसी भी कस्टमर के लिए इमीडिएटली रियलाइज करना। अभी क्या है कि आपका विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, आप आज की डेट में कभी भी विद इन अ सेकेंड आप अपनी एक वीएम लॉन्च कर सकते हो। तो वो कितना फास्ट हो गया है। तो इसलिए हर एक इंसान आज की डेट में जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, स्पेशली IT टेलीकॉम वाले, वो लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बस वो उस चीज को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। ठीक है, तो क्लाउड इज नॉट अ न्यू थिंग, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से ही निकल के गया है, और वो एडवांसमेंट डे बाय डे वो
और हाई लेवल पे होती जा रही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कभी भी ये 5 लेयर मत भूलना। मतलब आई रिक्वेस्ट, आप कभी भी ये 5 लेयर मत भूलना तो मत भूलना। इन्हीं 5 लेयर्स पे ही सारी इंडस्ट्री काम करती है, सारी एडवांसमेंट इन्हीं 5 लेयर्स के ऊपर ही होती है।